जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 1 का पार्ट 7। दोस्तों, पार्ट 6 में हमने पढ़ा है कि द्विध्रुव क्या होता है और उसी से मिलती जुलती एक भौतिक राशि जिसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आगमन। हम जब भी किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव जिन आवेशों से बना है उन दोनों के बीच की दूरी अगर उनको गुणा करें तो वो द्विध्रुव आगमन के बराबर होती है। हम उसके मात्रक और उसकी विमा की भी बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये कहा है कि द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी और वो तीव्रता हमें प्राप्त हुई भी है, जिसे हम 2p/4πε0r³ ये तीव्रता हमें मिली है। दोस्तों, यदि उस तीव्रता को सदिश रूप में लिखे तो हम r का मॉडुलस लगा सकते हैं। वहां जो तीव्रता होगी वो सदिश होगी और दिशा के लिए हम r³ से वहां पे मल्टीपल कर सकते हैं या उसकी दिशा को हम बता सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं उसके लिए। और मैंने कहा कि अक्षीय बिंदु के बाद हम निरक्षीय बिंदु की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, एक द्विध्रुव के लिए जो निरक्षीय बिंदु है वो क्या होता है? लंबवत केंद्र से जो रेखा गुजरती है, यदि उस रेखा पर चाहे ऊपर हो और चाहे द्विध्रुव के नीचे, यदि उस रेखा पर जो है किसी बिंदु को लिया जाए तो वो उस द्विध्रुव के लिए कौन सा बिंदु होगा? निरक्षीय बिंदु होगा। और आज हम वही करने जा रहे हैं, निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल देनी है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण या द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सीधा आप तीव्रता भी लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने जा रहे हैं। और बिंदु मैंने आपसे कहा कि पहले अक्ष था और अब बिंदु निरक्षीय है, अक्ष पर नहीं है। वो उस जो अपन द्विध्रुव लेते हैं उस द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित नहीं है, वो निरक्ष पे स्थित है। तो लीजिए, मैंने आपसे कहा कि ये कोई द्विध्रुव है, हम इसे नीचे बनाएंगे। और द्विध्रुव कब बनता है? जब एक आवेश माइनस का और उसके साथ ही इस प्रकार से दूसरा जो आवेश है वो +q हो। मान लेते हैं ये स्थिति A है और ये B है, ऐसा हमने उसके लिए भी माना है। दोस्तों, ये द्विध्रुव का केंद्र है जिसे मैं O कहता हूँ। और ये बात भी है कि जो रेखा द्विध्रुव के केंद्र से होकर गुजरेगी वो रेखा इसकी निरक्ष कहलाएगी। और निरक्षीय बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। तो बिंदु यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। मैंने ऊपर की ओर जगह छोड़ दी है, तो अब हम इस बिंदु को ऊपर लेके चलेंगे। लेकिन ये बिंदु याद रखिए द्विध्रुव का केंद्र है जिसे हम O कहेंगे। हमें पता है कि कंप्लीट जो द्विध्रुव के दोनों आवेश हैं इनके बीच की दूरी 2a मानते हैं। तो मतलब साफ है कि ये दूरी a है और ये दूरी भी कितनी है? a और a मिला के 2a। दोस्तों, यहाँ कोई बिंदु स्थित है और बिंदु P है, वहां पर हमें गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कि इस द्विध्रुव के कारण इस निरक्षीय बिंदु पर क्या फर्क पड़ेगा, तीव्रता कितनी होगी। दोस्तों, अगर हमें ज्ञात करना है, हमें पता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु P पर हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो है kq/r²। तो हम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले इसके कारण इस पर तीव्रता और बाद में इसके कारण इस पर तीव्रता, यानी दोनों तीव्रताएं हम निकाल लेंगे और उन तीव्रताओं को हम परिणामी निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता होगी वो तीव्रता, और हम सबसे पहले लिखेंगे भी कि A पर स्थित -q आवेश के कारण P पर तीव्रता, और वो तीव्रता जितनी होगी उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन उस समय दोस्तों जो दूरी काम में आने वाली है वो दूरी ये वाली काम में आने वाली है ना, ये दूरी, क्योंकि द्विध्रुव यहाँ पे है। पहले एक आवेश के कारण हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो दूरी भी इन दोनों के बीच की चाहिए होगी। तो ये दूरी हम लोग निकाल लेंगे। मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आप लोग इसे समझें। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो यही रहेगा कि A पर स्थित या बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता,
बिंदु P पर जो तीव्रता होगी इस A के कारण, A यहाँ पे बिंदु आवेश है, इसके कारण तीव्रता कितनी होगी, उस तीव्रता को हम पहले तो नाम दे देंगे E1, और वो E यानी E का फॉर्मूला हमें पता है KQ/R का स्क्वायर, जहां R दूरी है और दूरी कौन सी, जिस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं उस आवेश और जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी फिलहाल हमें मालूम नहीं है, हम मान के चलते हैं। उस समय हम दोस्तों हमने क्या माना था, जब अक्षीय स्थिति चल रही थी तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने 2a कहा, यानी A और A इस प्रकार से कहा। अक्षीय बिंदु P के अंदर से मापा जाना था, वो कितनी दूरी पर था, R दूरी पर था, यानी अक्षीय बिंदु और द्विध्रुव के केंद्र के बीच की दूरी हम R मान लेते। तो यहाँ पे द्विध्रुव के केंद्र और निरक्षीय बिंदु के बीच की दूरी हमें माननी पड़ेगी और वो हम R मानते हुए चलेंगे। द्विध्रुव के बीच की दूरी हम 2a मान के चलेंगे। तो ये अगर A है, ये R है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं यूं कहूंगा कि O है, P है और A है, मेरे को फिलहाल चाहिए AP, तो दूरी AP के लिए AP का जो स्क्वायर है वो, यानी कि ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार A यानी A का स्क्वायर और लंब R यानी R का स्क्वायर। तो क्या होगा, AP के स्क्वायर के लिए मैं ये कह दूंगा कि OA का स्क्वायर प्लस आपके पास OP का स्क्वायर, यानी AP का जो स्क्वायर होगा, OA मुझे पता है कि A स्क्वायर है और OP मुझे पता है कि R स्क्वायर है, तो AP का स्क्वायर इतना होगा। साथ ही जब AP निकालने की जरूरत पड़ेगी, देखो एक बार हम AP का स्क्वायर यूज करेंगे और दूसरी बार में हम AP यूज करेंगे आगे, तो AP है तो स्क्वायर हटा तो क्या लगा, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये दोनों ही मान है दोस्तों। इस फॉर्मूले में मेरे को इस दूरी का मान रखना है, तो लीजिए E1 इज इक्वल टू KQ/R, यानी दूरी का स्क्वायर रखना है, यानी स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम में लोगे। R यानी कौन सी दूरी, इनके बीच की दूरी, ये तो हम R मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ R जो फॉर्मूले के अनुसार तीव्रता का जो फॉर्मूला है उसमें जिस दूरी का जिक्र किया गया है वो दूरी असल में इस आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी है, जहां हम ज्ञात करना, यानी ये वाली दूरी है ना। तो ये वाली दूरी हम काम में लेके चलेंगे। अब ये दूरी कितनी है, तो इस दूरी का, भाई R का भी स्क्वायर चाहिए, तो AP का स्क्वायर रखूंगा मैं यहाँ पे, यानी A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, है ना। ये इसकी तीव्रता यहाँ पे जो है E1 होगी। अब इसके कारण इस पर जो तीव्रता होगी दोस्तों, यहाँ हम मान के चलते हैं परीक्षण धन आवेश। परीक्षण धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। अगर इन दोनों के मध्य की बात करें तो यानी दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण के कारण इस पर जो बल होगा वो इस दिशा में होगा, इसे खींचने की कोशिश करेगा, यानी बल इस दिशा में लगेगा। हम कह सकते हैं कि तीव्रता E1 की जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, कहाँ, P से A की ओर। P से कहाँ होगी, A, यानी कह सकते हैं कि P A की ओर, किसकी ओर, P A की ओर। इसे दोस्तों मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण इस पर तीव्रता कितनी होगी। अब हम इसके कारण इस पर क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये लिखेंगे कि B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, और उस तीव्रता को E2 नाम दे देंगे, जो कि वापस से KQ/R का स्क्वायर होगी, KQ/R का स्क्वायर। दोस्तों ये A और ये R, तो हमें पता है कि ये कितनी होगी, A का स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी लगभग इसके क्या होगी, लगभग क्या, पूरी ही पूरी इसके बराबर होगी, क्योंकि दोनों साइड दूरियां A है और ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों तो आपस में बराबर होगी। तो ये भुजा हम लेके चले हैं कि A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो क्या ये भी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी, बिल्कुल होगी, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एक का बात कर रहा हूं मैं, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये भुजा भी यहां रख देता हूं और इसका भी क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर होगा, है ना। तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोस्तों दिशा की बात अगर की जाएगी तो ये क्या है, प्लस का आवेश, और इधर जो हमने परीक्षण धनावेश चीजों को सॉल्व करने के लिए आगे परीक्षण धनावेश हमें मानना पड़ता है। प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल, यानी इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर होगा, प्रतिकर्षण बल। ये दिशा होगी E2 के लिए, किसके लिए, E2 के लिए।
तो कहाँ से, बी से पी की ओर, तो मैं कहूंगा बीपी की ओर, किसकी ओर, बीपी की ओर। तो ये दिशा इसके लिए, इसे मैंने कह दिया समीकरण 2, समीकरण नंबर 2। दोस्तों हमें जरूरत होती है दोनों तीव्रताओं की, और दोनों तीव्रताएं हम निकाल चुके हैं। इन दोनों तीव्रताओं का परिणामी, इसके कारण इस पर तीव्रता और इसके कारण इस पर तीव्रता दोनों निकाल के जोड़ दी, परिणामी निकाल दिया, मतलब इस द्विध्रुव के कारण इस पर तीव्रता आ गई। भाई द्विध्रुव में है क्या, तो आवेश ही तो है, तो अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रता ज्ञात कर लीजिए और उनका परिणामी निकाल दीजिए। तो मैंने परिणामी निकालने की कोशिश की है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, और हमें पता है परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, यानी कि ई नेट जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो मैंने केवल इधर लिखा है कि परिणामी तीव्रता ई नेट। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, जब समान दिशा में हो दोनों तीव्रताएं तो हम उन तीव्रताओं को जोड़ के परिणामी निकालते हैं। जब तीव्रताएं समान न होकर के विपरीत दिशा में हो तो हम उन्हें घटाते हैं एक दूसरे में से और उसका परिणामी निकालते हैं। यदि बीच का कोण थीटा हो तो थीटा वाला फॉर्मूला 11th क्लास के अकॉर्डिंग हम वहां पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तीनों ही स्थितियां नहीं है। अगर आप देखें तो E2 उस दिशा में है और E1 जो है वो इस दिशा में है और न इनके बीच का कोण थीटा है। अगर इनके बीच का ये वाला कोण थीटा होता तो हम वो फॉर्मूला रख देते परिणामी निकालने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, न तो ये समान दिशा में है न ये विपरीत दिशा में। और इसके लिए मैंने आपको एक चौथी स्थिति परिणामी वाली बताई है कि आपको यहाँ पे घटक मानने होंगे। घटक मानने होंगे मतलब क्या है कि साइन और कॉस के रूप में जो आप घटक मानते हो उनकी यहाँ पे गणना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं E1 के लिए घटक मानता हूँ। तो दोस्तों E1 के लिए एक तो घटक ये होगा, लंबवत मानने होते हैं, और एक घटक ये होगा। ये का मतलब इसके इस रेखा के अनुदिश जो बीच वाला केंद्र है ये, और एक घटक ये, दो घटक इसके लिए मान लिए। और दूसरी बात मैं करूंगा, और फिर E2 के लिए भी हमें घटक मानने पड़ेंगे क्योंकि ये भी कोई विशेष दिशा नहीं है ना। तो परिणामी के लिए क्या मानने होंगे, घटक। ये क्यों 0 है तो एक तो घटक दोस्तों ये होगा, एक तो घटक बिल्कुल इसके सामने होगा केंद्र से, ये लीजिए इसके सामने एक घटक ये होगा और एक घटक यहीं पे होगा, इसका भी घटक यहीं पे होगा, है ना। अब एक तो हमें पता है घटक होता है साइन थीटा और एक घटक होता है कॉस थीटा। तो कौन सा कॉस थीटा होगा और कौन सा साइन थीटा होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं इस कोण को थीटा मान के चलता हूं तो दोस्तों इस कोण के साथ साथ ये कोण भी कितना हो जाता है, थीटा, क्योंकि एकांतर कोण है। और ये कोण थीटा हुआ, हमें पता है कि थीटा से लगता जो घटक है वो कॉस होगा। किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, E1 के लिए। पहले E1 की बात की जानी है, तो E1 के लिए एक ये रेड वाला घटक जो आपको दिख रहा है वो, और एक ये घटक। भाई घटक तो हमेशा इस प्रकार से जब बीच में हो तो एक इधर और एक इधर चतुर्थांश के हिसाब से माने जाते हैं, तो वही बात होनी है यहाँ पे। लीजिए यहाँ E1 के लिए पहला घटक ये और दूसरा ये, इसको थीटा माना, ये थीटा होगा। थीटा से लगता घटक हमेशा ही कॉस वाला होता है, तो आप इस घटक को कॉस माने, यानी घटक का नाम क्या होगा, E1 के लिए है तो E1 और कौन सा थीटा, कॉस थीटा, ये इसका घटक है। अच्छा कॉस और साइन मान के चलते हैं, तो ये यदि कॉस है तो ये क्या बन गया, साइन बन गया, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो घटक है, ये वाला घटक कौन है, E1 का साइन थीटा, यानी E1 का घटक है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये वाला। बारी आ गई किसकी, E2 की। E2 के लिए एक जो आप यहाँ पे ब्लू इंक में देख रहे हैं वो वाला घटक और एक ये घटक, है ना, दोनों इस तरीके से होंगे, तो ये घटक है। अच्छा ये घटक अगर हम बात करें, अगर इस एंगल को भी कितना मान ले, थीटा मान ले, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और ये थीटा से लगता जो घटक है दोस्तों वो घटक क्या होगा, कॉस, यानी E2 के लिए जो ये घटक है ये भी कौन सा होगा, कॉस वाला। और E2 के लिए ये जो घटक है ये घटक होगा E2 कौन सा, साइन वाला। भाई ये कॉस तो ये ऑटोमेटिक साइन हो गया, ये कॉस, हमें थीटा का ध्यान रखना है, थीटा से जो चिपका हुआ है उसको हम कॉस मान लेंगे, बाकी जो बचा ऑटोमेटिक वो साइन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने वही बात की है। अब ये सारी जो माथापच्ची है इसलिए की है दोस्तों कि तीव्रता की कोई मेन दिशा नहीं है। तीव्रता की मेन दिशा नहीं होती है तो हम ये घटक वाला जमेला लेके चलते हैं और घटक मानते हैं, लेकिन विश्वास रखें कि चीजें हैं बहुत ही आसान। तो लीजिए ये दोनों घटक मान लिए। अब आपको पता है
कि E2 साइन थीटा यानी ये वाला घटक और E1 साइन थीटा नीचे और ये E2 साइन थीटा ऊपर, दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है और परस्पर विपरीत दिशा में लगने वाले बलों का कोई महत्व, अगर वो समान परिमाण के हैं और परस्पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं बल तो उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे एक रस्सी को इधर से भी दो आदमी बराबर के खींच रहे हैं और इधर से भी दो आदमी बराबर के खींच रहे, रस्सी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, उनके द्वारा खूब सारा 4 आदमियों के द्वारा बल लगाया गया है, लेकिन वो बल वहां पे क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि 20 न्यूटन का बल इधर और 20 न्यूटन का बल इधर बराबर बल से खींच रहे हैं तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं रहेगी, भले ही 20 और 20 40 न्यूटन का बल लग रहा है लेकिन वो बल निरस्त हो जाएंगे। तो ये दोनों यानी E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? निरस्त। बचेंगे कौन? ये। अब ध्यान से देखो, ये दोनों घटक एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में होने के कारण ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों घटक आपस में जुड़ेंगे। अब इसके लिए एक क्रियाविधि हमें लिखनी पड़ेगी। क्या? जो घटक माने हैं वो सारा कुछ आपने लिखना पड़ेगा कि तीव्रता की कोई विशेष दिशा नहीं होने के कारण माना कि अक्ष के लंबवत घटक E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा तथा अक्ष के अनुदिश घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। यहाँ E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और परिणामी तीव्रता के लिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब ये जो सारी की सारी जो क्रियाविधि है दोस्तों, ये क्रियाविधि आपको यहाँ पे भाषा में लिखनी है। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको बोल के सुना रहा हूँ, तो बस वो चीज़ आपको नोट करनी। हालांकि PDF आपको प्राप्त होगी यहाँ से, फिर भी आपको अपने तरीके से बना के लिखना। जो आपने किया वो आपने लिखा, जैसा देखा वैसा लिखा, वो आपको बात अपनानी है तो बड़ा आसान होगा। दोस्तों, दो लंबवत घटक आपने माने E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दो घटक यहाँ पे एक ही दिशा में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये चारों जो आपने माने हैं वो भी लिखना है। क्यों माने? कि तीव्रता की कोई विशेष दिशा नहीं है इसलिए माने, है ना। परिणामी निकालने के लिए जो निरस्त हुए उसके लिए लिख देना निरस्त हो गए। अच्छा, जो एक ही दिशा में है वो परस्पर जुड़ गए। ये सारी की सारी बातें लिख डालना। ये बातें लिखने के बाद हम आगे शुरू करते हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा मैं इसको यहां से शुरू कर देता हूँ। लीजिए, हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता के लिए यानी E नेट जो होगा वो उसके लिए आप क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। E1 cos थीटा प्लस कौन सा थीटा? E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ा। देखिएगा दोस्तों कि यहाँ E1 का मान और यहाँ E2 का मान दोनों आपस में परस्पर क्या है? बराबर। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो E1 बराबर है E2 के। यदि मैं ऐसा भी कहना चाहूँ आपसे तो ये स्थिति भी क्या है? बराबर है। यानी तीव्रताएं दोनों बराबर है। E1 बराबर है E2 के। देखिएगा KQ बटे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इधर भी KQ बटे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी दोनों बराबर है। और लिखोगे चूंकि E1 बराबर है E2 के और इसलिए आप क्या कर देंगे, इधर 2E1, E2 को भी क्या मान लो E1 बराबर है तो मान सकते हैं। तो 2E1 कौन सा थीटा? cos थीटा। ये आपके पास कौन निकल के आई है? परिणामी तीव्रता के लिए ये आपके पास है। अब इसके माध्यम से हम परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों 2 का मान तो 2 ही है, लेकिन E1 का मान हमारे पास पड़ा है, चाहे E1 रखो चाहे E2 रखो, दोनों बराबर है। अब मेरे को निकालना पड़ेगा cos थीटा का मान, और यहाँ लिखोगे कि cos थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है कि आधार बटे क्या होता है दोस्तों? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार भले में इसका ले इसका ले, तो दोनों बराबर ही है ना। तीनों भुजाएं त्रिभुज की बराबर है, एंगल बराबर है, ये समकोण तो ये तो बराबर ही हुए ना। तो आधार कोई सा भी ले तो आधार है A, और कर्ण कोई सा भी ले ये वाला A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कर्ण का मतलब कर्ण जो है AP कहते हैं कर्ण को हम यहाँ पे, और AP चाहिए तो ये रखोगे, AP का स्क्वायर चाहिए तो ये रखोगे। हमें दूरी का स्क्वायर चाहिए था इसलिए स्क्वायर का मान रखा। वहां हमें केवल क्या चाहिए? कर्ण चाहिए, तो कर्ण का मान ये रखेंगे, यानी स्क्वायर वहां ट्रांसफर हुआ तो रूट लग गया। तो आधार बट्टे कर्ण की बात की जाएगी। आधार आपके पास A है और दोस्तों कर्ण आपके पास ये वाला पड़ा है, यानी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोस्तों चाहे तो मैं रूट लगाऊं और चाहे मैं इसके ऊपर घात 1/2 लगाऊं, बात बराबर है।
तो घात 1/2 मतलब क्या है, रूट का मतलब ही घातांक 1/2 आप पढ़ चुके हैं। लीजिए ये मेरे पास cos थीटा का मान आया है, हमारे पास cos थीटा का मान है, हमारे पास E1 तीव्रता का मान है, हमारे पास 2 का मान है, क्यों नहीं तीनों मानों को इस समीकरण में पुट करके देखते हैं। तो लीजिए वहां जो E नेट होगा, E नेट वो कितना होगा, 2 का तो मैंने 2 लिखा, E1 का मान आपके पास पड़ा है KQ बट्टे आपके पास A² प्लस R² है ये वाला, और इनटू आपके पास cos थीटा, और cos थीटा का मान ये पड़ा A² प्लस R² की घात 1/2 की घात 1/2। दोस्तों A² प्लस R² और A² प्लस R² की घात 1/2, आधा और एक मिला के 1.5 हो गए, 1.5 को हम कहते हैं 3/2। तो लीजिए मैंने कहा कि ऊपर क्या बचा है, ई नेट को मैं रहने देता हूं, थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश करता हूं, KQ और A, 2 का 2 है, अच्छा इनटू KQ और A, ये राशि बची हुई है आपके पास ऊपर, और नीचे क्या राशि बची हुई है जरा देखें, 1 और आधा 1.5 हो गए, यानी A² प्लस R² की घात कितनी हो गई, 3/2। घात कितनी हो गई दोस्तों, 3/2। देखिएगा कि यहाँ हमारे पास A है, Q है और 2 है, यानी कि Q इंटू 2 है और A है, ये और ये तीनों मिला दिए अगर, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, यानी P का फॉर्मूला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ अगर आप लोग R के बजाय A को देखें तो A क्या था, A दोनों द्विध्रुवों के बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी द्विध्रुव में, और द्विध्रुव कब बनता है, जब वो दूरी अत्यल्प हो, यानी A यहाँ पे क्या है, अत्यल्प है। A जो है या A का स्क्वायर जो है वेरी वेरी लेस देन है R² के बजाय, और इसलिए आप A² प्लस R² को केवल क्या लिख सकते हैं, R², है ना, A² प्लस R² को R² लिख सकते हैं, क्योंकि A² यहाँ पे नगण्य है। भाई द्विध्रुव यहाँ बना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यल्प होने के कारण, और वो दूरी यदि अत्यल्प है तो आप उसे 0 मान सकते हैं। अगर 0 माना तो R में A जुड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, R² बचा। लीजिए ये आप इसमें अगर रखें तो ये तो बन गया, ऊपर K पड़ा है और एक ये तीनों मिलाकर के P बन गया, तो KP बटे A² प्लस R² में केवल R² बचा, ये R² की घात कितनी है, 3/2, 2 से कौन चला गया, 2, तो R³ बचा, क्या बचा, R³। देखिएगा यानी E नेट जो होगा वो KP, और K को तो आप 1/4πε0 लिख सकते हैं, तो 1 को P से किया 1, 4πε0, और आपके पास R है और R का क्या है, क्यूब है। तो परिणामी तीव्रता जो निरक्षीय बिंदु के लिए होगी वो इतनी होगी। दोस्तों दोनों ही स्थितियों में, भले वो अक्ष के लिए हो और भले वो निरक्ष के लिए हो, हम दोनों तीव्रताओं का मान निकालते हैं E1 E2 का, और फिर उनका परिणामी निकालते हैं। वह परिणामी निकालना आसान था हमारे लिए, क्योंकि वहां तीव्रता की दिशा विपरीत थी, इसलिए हमने घटा के निकाल दिया। लेकिन यहाँ तीव्रता की कोई विशेष दिशा नहीं है, और इसलिए हमें यहाँ पे ये चारों घटकों को मानना पड़ा। चारों घटक माने, लेकिन 2 घटक तो निरस्त हो गए, 2 घटक को जोड़ना पड़ा, और इन दोनों घटकों को हमने जोड़ा तो हमें पता चला, यहाँ पे पहले पता चला कि E1 बराबर है E2 के। E1 और E2 अगर बराबर है तो 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं ना भाई, E2 और E1 तो बराबर है, तो 2E1 cos थीटा लेगा। 2 का मान है, E1 का मान पहले से निकाल चुके हैं, और cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण के हिसाब से, इसका आधार और इसका कर्ण हमने रख करके यहाँ पे मामला सॉल्व कर दिया। फिर हमें पता चला कि Q इंटू 2A जो है, यानी एक आवेश का परिमाण, और दोनों आवेशों के, दोनों द्विध्रुवों के या आवेशों के बीच की दूरी, उसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो इसको हमने P रख दिया, और फिर R² हमारे पास 3/2 घात थी, तो 2 से 2 कैंसिल होकर R का क्यूब बचा। तो यहाँ E नेट जो है P/4πε0 R का क्यूब, ये स्थिति हमारे पास यहाँ निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों ये है निरक्षीय बिंदु के लिए तीव्रता। अगर आप ध्यान से इस तीव्रता को भी देखें तो आपको एक बात और पता चलेगी कि ये जो तीव्रता है, यानी E नेट जो है वो तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती है R³ के। R³ के हर में है ना, तो इसलिए हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर बीच की दूरी बढ़ाई गई तो ये तीव्रता घटेगी, ये अगर घटाई गई तो ये तीव्रता बढ़ेगी। मतलब कि इसके कारण इस पर जो तीव्रता है, भाई दोनों के कारण अलग अलग निकाल के जोड़ दिया, तो द्विध्रुवों के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है, बिंदु P पर जो भी तीव्रता है जो इतनी आई है, वो तीव्रता असल में दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है।
अगर ये बीच की दूरी बढ़ेगी, अगर बिंदु यहाँ नहीं और बिंदु यहाँ दूर लिया गया द्विध्रुव से तो तीव्रता कम होगी, और दूर लिया गया और कम होगी, लेकिन जितना नजदीक होगा उतनी तीव्रता ज्यादा होगी। तो बस इसका मतलब ये है। अगर आप बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता ज्ञात की थी, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, वहां पर अगर आप तीव्रता को एक बार वापस से जाके फॉर्मूला देखें तो वहां जो तीव्रता थी वो तीव्रता बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती थी 1/r² के, वो r² के व्युत्क्रमानुपाती थी, ये r³ के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब इसकी बजाय यहाँ तीव्रता, निरक्ष पर तीव्रता तेजी से घटेगी। कैसे घटेगी? अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता तेजी से घटेगी बिंदु आवेश के बजाय। बिंदु आवेश तो एक था और यहाँ आवेश 2 है, तो वैसे भी बात होनी है। तो ये चीज है, और ये तीव्रता हमें निरक्ष के लिए प्राप्त हुई है। बिल्कुल आसान सी डेरिवेशन है, और मैंने कहा कि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करें कैसे, इसको रटना नहीं है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग इसमें घटक मानेंगे, पहली बात तो, और दूसरी ये पता होनी चाहिए कि दोनों तीव्रता निकाल करके हम उनका परिणामी निकाल देंगे घटकों के माध्यम से, और द्विध्रुव आघूर्ण हम रख देंगे P, और तुरंत ही वो फॉर्मूला हमारे सामने होगा। दोस्तों इसके लिए एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि ये ऋणात्मक होगी, जाहिर सी बात है। साथ में देखो, अगर इसको सदिश रूप में लिखा गया तो ऋणात्मक होगी। किस प्रकार से? सदिश रूप में माइनस आप लगा देंगे, और सदिश रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो ई नेट जो है, ई नेट का सदिश इज इक्वल टू पी आपके पास है, ऋणात्मक सारा मान है, और 4πε0 है, और r मॉडुलस क्यूब है, सदिश है, और दिशा लिख देंगे, दिशा जिधर भी आई है, परिणामी तीव्रता की दिशा कहाँ आ गई है? परिणामी दिशा उधर की ओर आ गई है ना, तो वो दिशा लिख देंगे। चलो r के लिख करके छोड़ देना। तो आप ये कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि OP के अनुदिश, किसके अनुदिश? OP के अनुदिश। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दिशा अलग अलग प्रकार से ये होगी। दोस्तों इसको सदिश रूप में भी हमने लिख दिया, और इसका फॉर्मूला आप विशेषकर ध्यान रखें, छोटा सवाल भी यहाँ से बन सकता है और बड़ा सवाल भी यहाँ से बन सकता है। तो आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग और लास्ट टॉपिक के साथ। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें। धन्यवाद।